सर्किट एनालिसिस। ये सर्किट एनालिसिस हम बेसिकली ओम्स लॉ की हेल्प से कर रहे हैं। अभी तक हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ से देखो हमारे पास ब्रॉडली दो तरह के सर्किट्स होंगे। वन वी कॉल एज सीरीज सर्किट एंड अदर इज पैरेलल सर्किट। आल्दो उनका मिक्सचर भी हो सकता है, बट पहले बेसिक टेक्निक देखते हैं। जो सीरीज सर्किट होता है ना, सीरीज सर्किट में सेम करंट फ्लो करती है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। और इसलिए देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? V equals to IR. So we say सीरीज सर्किट में I जो है वो सेम होती है, I जो है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टर्स लगे हैं, मान लीजिए 2 रेजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है, फिर आप इसको एक्सटेंड करके 3, 4, 5 के लिए कर सकते हो, और यहाँ से कुछ वोल्टेज सप्लाई करी है V। तो अगर सर्किट कंप्लीट हुआ, अगर सर्किट क्लोज है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी। ये R1 है, ये R2 है। जितनी करंट R1 से फ्लो करती है उतनी करंट R2 से फ्लो करेगी। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा उतना R2 के अक्रॉस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2, वो डिफरेंट होंगे। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। और डायरेक्टली अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो सीरीज सर्किट में बेटा हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या अप्लाई करेंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर वोल्टेज देखनी है क्रॉस R1, वी राइट V1। डायरेक्टली याद रखो बेटा, ओम्स लॉ की भी जरूरत नहीं है। जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज देखनी है, उस रेजिस्टेंस को टोटल से डिवाइड कर दो और अप्लाइड वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। अगर आपको V2 देखना है तो V2 जो है दैट इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। और ये वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ लगाएंगे? किसी सीरीज सर्किट में लगाएंगे, जब हमने डिफरेंट रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज देखनी है। इन द सिमिलर वे, अगर हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है, नोट किया, बेटा अगर हमारे पास कोई पैरेलल सर्किट है, पैरेलल में क्या होता है? देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, V कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हमने मान लीजिए ये V वोल्टेज लगाई किसी ऐसे सर्किट में जहां 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, तो इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सेम होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स का एक एक टर्मिनल पॉजिटिव पे और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव पे जुड़ा हुआ है। R1 R2, यहां से करंट आ रही है I। तो पैरेलल सर्किट में देखना कैसे लगाते हैं हम, ओम्स लॉ को कैसे लिखते हैं? वी नो V इक्वल्स टू IR। अब पैरेलल में बेटा V कांस्टेंट है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं I इक्वल्स टू V बाय R। सिंस V इज कांस्टेंट, सो इसका मतलब ये हुआ कि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। V कांस्टेंट है, इसलिए करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा, दिस इज वेरी सिंपल, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसमें से करंट फ्लो करेगी, और जो छोटा रेजिस्टेंस होगा तो उसमें से करंट भी ज्यादा फ्लो करने वाली है। ठीक है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हमेशा नहीं बोल सकते आप, आल्दो हम ये ऐसे सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि जिसका जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा करंट उसमें से उतनी करंट होगी, कम होगी। लेकिन अगर सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे ना, तो बड़ा हो या छोटा सब में से करंट सेम होती है।
ये जो हम करंट के लिए बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, ये तब है जब भी हमारे पास कोई पैरेलल सर्किट है। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब बिगर रेजिस्टेंस विल हैव लेसर करंट, स्मॉलर रेजिस्टेंस विल हैव मोर करंट। अगर यहाँ से आई करंट आ रही है और इसमें से अगर I1 चली गई, इसमें से I2 चलेगी, डायरेक्टली देखना बेटा, डायरेक्टली बिना ओम्स ला के, बिना किसी कैलकुलेशन के। अगर आपको I1 देखना है तो हम यहाँ पर लगाते क्या है, जैसे सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया था, पैरेलल में हम लगाते हैं करंट डिवीजन रूल। जिस भी रेजिस्टेंस में आपने करंट देखनी है, सपोज अगर आपको I1 पता करना है तो I1 कितना होगा, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ले लेना। अपोजिट वाला रेजिस्टेंस मतलब R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई मीन्स टोटल करंट। और ऐसे ही अगर I2 पता करना है, I2 इट विल बी इक्वल टू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस क्या है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। दिस इज कॉल्ड एज द करंट डिवीजन रूल। I1 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I2 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू। एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको ये समझाता हूँ पहले। पता चल गया ना, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। देखो सपोज करो कि ये एक दो पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है। से दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 12 ओम। यहां से करंट आ रही है मान लो 6 एम्पियर। अगर इसमें से I1 करंट निकल रही है और इसमें से I2 करंट निकल रही है, तो बेटा जो I1 होगी दैट वुड बी इक्वल टू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस क्या है 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है, दैट वुड बी 4 एम्पियर। और I2 जो देखना होगा, I2 अपोजिट में रेजिस्टेंस क्या है 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 इंटू 6, सो दैट इज 2। यहाँ से आप ये चीज जस्टिफाई कर सकते हो कि जो छोटा रेजिस्टेंस है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो कर रही है 4, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसमें से कम करंट फ्लो कर रही है, दैट इज 2, ठीक है। लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब दो पैरेलल में लगे होंगे। 3 के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं आपको एक अलग टेक्निक भी बताता हूँ इसकी, आपको जो कन्वीनियंट लगे वही यूज करो। जब आपको ये रेजिस्टेंस की रेशो दिख रही है बेटा, रेजिस्टेंस की रेशो क्या दिख रही है 1:2 दिख रही है। रेजिस्टेंस 6:12 है। 6:12 का मतलब हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज 1:2। तो बेटा जो करंट होगी ना उल्टी होगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना करंट रेजिस्टेंस के, तो करंट को कर देना 2:1। इसका मतलब ये है कि जो I1 है 2:1 की, देखो इस रेशो को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। I1 विल बी इक्वल टू, अगर ये I1 है और ये I2 है, यही हुआ ना, मतलब ये 2 और ये 1 है, तो आपने इस 6 एम्पियर को 2:1 की रेशो में डिवाइड करना है। तो क्या बोलोगे, I1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 6, चला पता। तो कितना बनेगा 4 एम्पियर ही बनेगा। ये ज्यादा कन्वीनियंट है वैसे, और ज्यादा कन्वीनियंट भी है, और 3 के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, अभी बताऊंगा अगला वाला पार्ट। I2 विल भी, बस आपको रेशो और फ्रैक्शन में थोड़ा सा हाथ ऐसे फास्ट होगा। I2 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसी में आगे चलते हैं बेटा। मान लो हमारे पास कोई टोटल करंट फ्लो कर रही है 2.6 एम्पियर,
2.6 एम्पियर करंट आगे चल के 3 रेजिस्टर्स में डिवाइड हो गई। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, कितना टाइम लगाओगे कैलकुलेट करने में? I1, I2 और I3 की वैल्यूज करो कैलकुलेट, ट्राई करो बेटा। रेजिस्टेंस की रेशो क्या दिख रही है? 2, 3, 4। तो करंट की रेशो क्या होगी? 1/2, 1/3, 1/4। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब ये जो रेशो आपको दिख रही है ये फ्रैक्शन में है ना पहले ही, आप इसको सीधा कर सकते हो। क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम लो, कितना बनेगा बेटा? 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा? 12। आप क्या करो, इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा, बोलो 4, और ये बन जाएगा 3। ये वाली रेशो और ये वाली रेशो एक ही है, एक ही बात है। 1/2, 1/3, 1/4 बोलो या 6, 4, 3 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। इसका मतलब ये है कि आपने टोटल करंट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखना I1 कितना होगा? I1 विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 13 इंटू टोटल करंट कितनी है? 2.6। तो क्या ये 0.2 के साथ कैंसिल नहीं हो जाएगा? 13, 2.6 को लिख सकते हैं कि 26/10, है ना? तो 13 2s are 26, 6 2s are 12, 1.2 एम्पियर आ गया I1। I2 कितना होगा? देखना, I2 विल बी इक्वल टू 4/13 इंटू 2.6, दैट इज 0.8 एम्पियर। I3 कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 2.6। मैं 2.6 बोल रहा हूँ, 26/10 लिख रहा हूँ, अगेन 2, 0.6। इसका मतलब इसमें से ये जो करंट फ्लो कर रही है, दिस इज 1.2 एम्पियर, दिस इज 0.8 एम्पियर एंड दिस इज 0.6 एम्पियर। एंड यू कैन सी जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट, छोटा रेजिस्टेंस करंट बढ़ गई और छोटा रेजिस्टेंस करंट और ज्यादा होगी। ठीक है, करंट डिवीजन रूल भी आप भूल जाओ, ये याद रखो, दिस इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है, ज्यादा कन्वीनियंट है, बस आपको रेशो और फ्रैक्शन में थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस पे बेस, तो हो जाएगा। ठीक है, एक मैं वोल्टेज डिवीजन रूल का भी बता देता हूँ। समझ में आ गया? कोई डाउट है? ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें वी हैव 3 रेजिस्टर्स, वैल्यूज गिवन है। वी हैव 3 ओम, वी हैव 4 ओम, वी हैव 5 ओम, वी हैव 6 ओम। और इस तरह से कॉम्बिनेशन है कि कितना है आपके पास अप्लाइड वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज इज 30 वोल्ट। आपको ये बताना है कि अक्रॉस ईच रेजिस्टर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर।
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। कैलकुलेट वोल्टेज, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब बेटा इस तरह के सर्किट्स को मिक्स सर्किट्स बोलते हैं, जिसमें सीरीज भी दिख रहा है आपको, कुछ पैरेलल भी दिख रहा है, राइट। सो व्हाट डू यू डू, आप अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो, देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ एक शॉर्टकट। ये 5 ओम वहीं पर लगा है जहां ये 30 वोल्ट लगा है। 30 वोल्ट का एक टर्मिनल ए पे है, 30 वोल्ट का दूसरा टर्मिनल बी पे है। तो यहाँ 5 का भी एक टर्मिनल ए पे है और दूसरा बी पे है। अगर इसके अक्रॉस, ऐसे याद रखना, मैं नाम दे देता हूँ, ये V1 है, या इसको बोल देता हूँ ये V1 है, ये V2, ये V3 और ये V4 है, अगर सपोज करते हैं। तो जो V4 होगा ना, डायरेक्ट देखिए, V4 विल बी 30 वोल्ट, क्योंकि V4 तो बिल्कुल पैरेलल में लगा है इस 5 ओम के साथ, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है। मतलब जो VAB है, सिंपली ये देखो कि जो VAB है दैट इज 30 वोल्ट। तो A से लेके B तक जो अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 30 वोल्ट। सो V4 इज 30। नॉट ओनली V4, ऐसे समझ सकते हो कि ये जो वोल्टेज है ये 30 वोल्ट है ना। अब देखो, अगर आपको V1 पता करना है, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, देखने में तो आपको लग रही है ये 6 है, ये 3 है, बट एक्चुअली दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अगर दोनों की जगह एक ही लगाया जाए तो कितना है, कैसे, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है, 2 ओम। इसका मतलब ये 30 वोल्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ इधर है और कुछ इधर है। जितनी वोल्टेज इस 3 ओम के अक्रॉस होगी उतनी ही 6 ओम के अक्रॉस होगी, या नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज है प्लस यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज है, दोनों का सम कितना है, 30। तो अगर मैं आपको बोलो V1, अगर वोल्टेज डिवीजन, यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर मैं आपको बोलूं V1, तो V1 किसके अक्रॉस है बेटा, इस 4 ओम के अक्रॉस। जैसे बोलते हैं V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये 4 है और ये कितना है, ये 2 है, इंटू 30, राइट। सो इट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। और V2 एज वेल एज V3 कितना होगा बेटा, V2 और V3 दोनों सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इंटू 30 अगेन। तो ये कितना बन जाएगा, 10 वोल्ट। देख लीजिए दोनों का सम तो 30 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो इसको भी 10, इसको भी 10, और ये पूरा 30। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना इज मोर कन्वीनियंट इंस्टेड ऑफ सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सॉल्विंग क्या होता है वो समझाता हूँ, नोट कर लो। सर्किट सॉल्व करके कैसे देख सकते हैं बेटा, चाहे उसमें टाइम लगे लेकिन वो भी आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक पर्पस क्या है कि हमने देखना है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना। तो अगर हम ये पता कर पाए कि हर एक रेजिस्टर में करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो उस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। देखो पहले इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस, जिससे हमें पता चलेगा टोटल करंट कितनी है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 6 और 3 का पैरेलल में कितना हुआ, 2, 2 और 4 6, 6 के पैरेलल में 5 है, इट विल बी 30/11। समझ में आया, 30/11 रेजिस्टेंस है ओम। दोबारा बताओ, 6 and 3 2, 2 plus 4 6, 6 in parallel with 5 will be 6 into 5 divided by 6 plus 5, 30/11। ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट अगर मैं यहां से बोलूं, टोटल करंट I फ्लो कर रही है,
So I will be equal to 30 divided by 30 by 11 ohms law, V by R, right? That would be equal to 11 एम्पियर। मतलब टोटल कितनी करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में? 11 एम्पियर। अब बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ से जो बैटरी के टर्मिनल से करंट निकली वो कितनी? 11 एम्पियर करंट यहाँ से निकली। इस पॉइंट पे जाके ए पॉइंट पे कुछ करंट इधर चली जाएगी और कुछ इधर चली जाएगी। मान लो इस करंट को मैं बोल देता हूँ I1 और इसको बोल देता हूँ I2, ठीक? तो क्या आप मुझे बता सकते हो करंट डिवीजन रूल लगा के व्हाट इज I1? अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना है? I1 जब भी आपको करंट देखनी है तो अपोजिट रेजिस्टेंस देखना है, 5 डिवाइडेड बाय इस वाली सेक्शन में कितना है? 4 और 2 6, ठीक है, 5 + 6। समझ में आया कैसे? R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। R1 कितना है? 6 और R2 कितना है? 5 इंटू 11, तो कितना हो गया? 5 एम्पियर। आपको I2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, करना भी होगा तो कर लो, 6 आएगा। कैसे? अपोजिट में रेजिस्टेंस कितना है? 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 5 + 6 इंटू 11, तो कितना होगा? 6 ही तो आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से कितनी करंट चली? 5 एम्पियर करंट चली। बेटा ध्यान से समझो, यहाँ 6 एम्पियर आई, ये 5 एम्पियर आगे चल के यहाँ फिर से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आगे फिर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। अगर यहाँ से जा रही है I2, पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है बेटा, और इधर से जा रही है I3, तो आप करंट डिवीजन रूल भूलना नहीं। I2 कितना होगा? I2 होगा 3/9 × 5। समझ में आ रहा है ना कैसे? सो दैट विल बी 15/9 एम्पियर। और I3 कितना होगा? 6/9 × 5 × 5 11 कैसे? सो दैट वुड बी इक्वल टू 30/9। सारी करंट्स मिल गई ना? इस वोल्टेज को क्या बोला था हमने? V1 बोला था। नाउ टेल मी व्हाट इज V1? 5 × 4 20 वोल्ट। इस वोल्टेज को शायद हमने V2 बोला था। V2 कितना होगा? इसको I2 डैश बोल दो यार, इसको I2 बोल दिया। I2 कितना हुआ? 6 × 15/9 कितना बना? 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 10 वोल्ट। और देखना इधर भी 10 वोल्ट आएगा। यू कैन सी, बोलने में तो V3 बोला है, बट V3 कितना होगा? 3 × I3। व्हाट इज I3? 30/9, सो दैट इज अगेन 10 वोल्ट। पैरेलल में तो सेम ही होती है। और अगर आपको V4 देख रहा है, इसको V4 बोला था ना, देखना V4 आपका 30 वोल्ट आता है या नहीं। V4 इज इक्वल टू, यहाँ से कितनी करंट आ रही है? 6, और रेजिस्टेंस कितना है? 5, सो अगेन इट इज 30 वोल्ट। दिस इज कॉल्ड सर्किट एनालिसिस। ठीक है, अब आपको यहाँ इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप सर्किट देखेंगे तो आपको पता चले, बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, बिना लिखे, सीरीज पैरेलल मेंटल मैथ से ही करना आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। हमने कल ये देखा कि रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, एंड द फोर्थ फैक्टर इज किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। देखो, अगर आप एक्सप्रेशन देखें रेजिस्टेंस का, द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इज R equals to ml/n(e²) A tau। इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिलैक्सेशन टाइम के। क्या बताया था मैंने? व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। इट इज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, देखो ये किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें, देयर आर मिलियंस, नहीं बोलेंगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं विद
फिक्स्ड आयंस एज वेल एज विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले थ्योरेटिकली समझो बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स जब जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, एंड जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। आप डायरेक्टली याद रखोगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर increases with increase in temperature। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये कंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, व्हेन वी स्टडी सेमीकंडक्टर्स, वहां हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स में लिख देता हूं यहाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, resistance of semiconductors decreases with increase in temperature। सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है, इसलिए ये कोई जनरल रूल नहीं है कि सभी के लिए वैलिड हो। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स ओनली जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। यहां हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर किसी कंडक्टर का लेट R0 be the resistance of a conductor at 0 degree Celsius and R be the resistance at T degree Celsius, R be the resistance at T degree Celsius, then ये जो increase in resistance है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस? R माइनस R0। पहले R0 था, अभी R हो गया, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या हो गया? R माइनस R0। ये नेचर पे तो डिपेंड करता ही है, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, एक तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है कितना, और दूसरा हमने टेम्परेचर में चेंज कितना लाया। 0 से T ले गए तो T माइनस 0। इट मीन्स R माइनस R0, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं वी पुट ए कांस्टेंट, हियर द कांस्टेंट इज अल्फा, R0 इंटू T। इस अल्फा को बोलते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस अल्फा? इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो अल्फा है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। It depends on the nature of the material. अगर सिर्फ अल्फा की ही बात करें, this alpha can be written as R minus R0
डिवाइडेड बाय R0 इंटू टी। तो R माइनस R0 हो गया ना बेटा ओम, R0 भी ओम है, तो ये ओम ओम कट जाएगा। इसका यूनिट या तो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन की ही बात करूं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट R इक्वल्स टू R0 प्लस अल्फा R0 टी। R equals to R0 plus alpha R0 t. So इस इक्वेशन को समझो बेटा, ऐसे लिख के R इक्वल टू अल्फा R0 t plus R0. This equation is of the form y equals to mx plus c. देखा? So if you plot a graph between R and t, ठीक है, ये तो आ गया क्या m, ये आ गया c, तो ये टेम्परेचर और रेजिस्टेंस है ना वेरिएबल, तो किसके बीच में देख रहे हैं वेरिएशन? इन्हीं के बीच में तो देख रहे हैं। सो दैट ग्राफ विल बी लाइक ए स्ट्रेट लाइन। कैसी वाली स्ट्रेट लाइन? जो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली होती है। चलो पहले इसको नोट कर लो, यहां बना दो, नहीं तो दिस इज विजिबल। वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस एंड द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम टेम्परेचर को अलोंग x एक्सिस ले लें, रेजिस्टेंस को अलोंग y एक्सिस ले लें, देखना बेटा अगर टेम्परेचर 0 होगा तो R विल बी इक्वल टू R0, वही तो है। R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये रेजिस्टेंस होगा R0। उसके बाद ये ग्राफ विल बी लाइक दिस। इस ग्राफ में अगर आपको स्लोप देखनी है, ये अगर थीटा है तो ये जो m है ना, इसको बोलते हैं स्लोप। तो क्या बोलूंगा, tan थीटा किसके बराबर है? m के बराबर होता है ना, अल्फा इंटू R0। तो अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन गिवन है, और आपको ये पता करना है कि इस मटेरियल का अल्फा कितना है, अगर R0 भी दिया है तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1/R0 इंटू tan थीटा। ठीक है बेटा, अब इस ग्राफ को समझना, अभी बाद में नोट करो। अगर मैं इस ग्राफ को पूरा ट्रेस करूं, पीछे भी ले जाऊं, तो आई विल फाइंड ए टेम्परेचर हेयर। ये 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा था मैं, दिस इज सम नेगेटिव टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन भी बोल सकते हो आप। तो 273 केल्विन पे रेजिस्टेंस था R0। तो किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R जो है वो 0 हो जाएगा। इस टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन T इक्वल टू TC देन R इक्वल टू 0 and this temperature is called as critical temperature, या इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तब बोलते हैं कि जब रेजिस्टेंस 0 हो गया ना, देन द मटेरियल इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बताओ? देन दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर। इस मटेरियल को तब क्या बोलेंगे आप? सुपर कंडक्टर। द टेम्परेचर बिलो विच a conductor behaves as superconductor, या below which its resistance becomes 0 is called as critical temperature और transition temperature। और इस फिनोमिना को 1911 में एक साइंटिस्ट है के ओनस, कैमरलिंग ओन्स नाम था, उन्होंने डिस्कवर किया था। और के ओन्स ने फर्स्ट टाइम मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन किया फॉर मरकरी। उन्होंने मरकरी का कूलिंग किया एंड ही फाउंड कि जब मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है तो मरकरी बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। लेकिन 4.2 केल्विन इज वेरी स्मॉल टेम्परेचर, ऑलमोस्ट -268 डिग्री सेल्सियस, -268.8। तो वो डेली लाइफ में ऑब्टेन करना इज वेरी टफ। ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑब्टेन किया गया था। यही क्रिटिकल टेम्परेचर अगर टिन के लिए देखें, टिन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.3 केल्विन।
होगा ये बहुत ही छोटा। लेड के लिए इट इज 3.7, आप ऐसे याद रख सकते हो उल्टा 3.7 केल्विन। ऐसे ही इंडियम के लिए भी है 3.1 केल्विन है ना, इंडियम के लिए 3.4 केल्विन है। सो द टेम्परेचर बिलो विच द मटेरियल has zero resistance is called as critical temperature and this is the analysis of that. कोई डाउट है तो पूछो। बेटा जो अल्फा है, let us discuss bit about alpha also. Alpha is positive for metals, जिसका मतलब ये है कि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, जिसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अल्फा इज पॉजिटिव बट स्मॉल फॉर एलॉयज, जिसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज increases by small amount। एलॉयज का रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ता है, it increases by small amount with increase in temperature। एलॉयज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए जो एलॉयज हैं therefore the alloys are preferred for making standard resistors। जो हम रेजिस्टर्स लैब में यूज करते हैं, जो वायर्स हम लैब में यूज करते हैं फॉर रेजिस्टेंस, या डिवाइसेस में यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर में, स्लाइड वायर ब्रिज में, वो वायर्स नॉर्मल मेटल्स की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, टिन की, लेड की नहीं होती, वो हमेशा एलॉयज की होती है। क्योंकि अगर हम मेटल की वायर यूज करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा, तो क्या होगा, विंटर में और समर में यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। इसलिए हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हमेशा ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसका अल्फा कम हो। तो ऑलमोस्ट अल्फा कम होने से क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा। ऐसे ही देखो, अगर आप दो रेजिस्टेंस ले लें, एक का रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 और दूसरे का अल्फा 2 है। अगर हम इफेक्टिव वैल्यू सीरीज में देखें ना, अल्फा एस, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका कोफिशिएंट है अल्फा 1, दूसरे का अल्फा 2, रेजिस्टेंस R1 R2। तो अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट? सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2। डायरेक्ट याद रखें, डेरिवेशन का जरूरत नहीं है यहाँ। अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर यही दोनों को हम पैरेलल में जोड़ दें, अल्फा 1 R1 अल्फा 2 R2, तो पैरेलल में जो अल्फा की वैल्यू होगी दैट विल बी, जैसे वहां लिखा ना अल्फा 1 R1, अभी लिखना है अल्फा 1 R2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है। अगर दोनों केसेस में मैं ये बोल दूं कि R1 और R2 बराबर हैं, मटेरियल डिफरेंट है लेकिन रेजिस्टेंस बराबर है दोनों का, तो जब R1 और R2 बराबर होंगे, आप यहाँ से कॉमन ले लोगे R1, नीचे आ जाएगा 2R1, यहाँ से कॉमन ले लोगे R1, नीचे आ जाएगा 2R1। इन बोथ केसेस अल्फा S एज वेल एज अल्फा P विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2। इनडायरेक्टली भी याद रखना, जब कभी आपके पास इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्फा जो है उनका एवरेज है, एवरेज के बराबर है, तब R1 और R2 बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन एंड देन फिनिश।
दो वायर्स है बेटा, having resistances R1 R2 and temperature coefficients alpha 1 L2 are connected in series. The resistance of the combination is independent of temperature. Then alpha 1 by alpha 2 जो है वो कितना होगा? If the resistance of the combination is independent of temperature, then what is alpha 1 alpha 2 ratio? Is it minus R1 by R2 minus R2 by R1? Is it equal to 1 or is it equal to 0? ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट, ये जो अभी लिखा मैंने। दो वायर्स है, एक का रेजिस्टेंस R1 टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब अल्फा एस इज 0 है ना। अल्फा पॉजिटिव होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अल्फा नेगेटिव हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ, अगर अल्फा 0 हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ना बढ़ा ना, तो उसी को तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अल्फा 1 होता क्या, जब सीरीज में जोड़ोगे अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 इक्वल टू 0। इट मींस अल्फा 1 R1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा 2 R2। तो बेटा अल्फा 1 बाय अल्फा 2 क्या बना? माइनस ऑफ R2 बाय R1। अल्फा 1 बाय अल्फा 2 क्या बनता है? माइनस ऑफ R2 बाय R1। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बट यहाँ माइनस साइन का मतलब पता है क्या है? माइनस साइन का मतलब यह है कि एक वायर मेटल की है, वन मेटल वायर एंड वन सेमीकंडक्टर वायर, तभी तो ऐड होके कभी 0 बनेगा, नहीं तो ऐड होके कभी 0 कैसे आएगा? ऐड होके 0 इसलिए आएगा क्योंकि एक का अल्फा पॉजिटिव है और दूसरे का अल्फा नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम एक मेटल और एक सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन बनाएं, हाल दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन बनाएं तो एलॉय बनता है, एलॉय का अल्फा कम होता है। बट अगर आपको साइंटिफिकली ऐसा डिवाइस बनाना है जिसका टेम्परेचर पे इफेक्ट हो, टेम्परेचर का इफेक्ट जिसपे हो ही नहीं, तो यू कैन कंबाइन ए मेटल एंड ए सेमीकंडक्टर टू गेट ए डिवाइस, टू गेट ए कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो टेम्परेचर चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।